ओके बेटा, तो आज हमारा स्विक्स जो सिक्स्थ के स्विक्स है, इसका हमें इसका असल नाम जो है दैट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट। ये किताब का बुक का असल नाम है स्विक्स है। तो चैप्टर 3 इसका पढ़ना है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। और आज हम गवर्नमेंट की सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट हम किससे कहते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल्स हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं या जो लफ्ज़ गवर्नमेंट हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करें। सो गवर्नमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट इज़ द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ ए पॉलिटिकल यूनिट। ये इस तरह की एक गवर्निंग बॉडी होती है जो एक पॉलिटिकल यूनिट को, जिस तरह इंडिया एक पॉलिटिकल यूनिट है या हमारी यूटी एक, ये भी एक पॉलिटिकल यूनिट है। तो जो भी यहाँ पर गवर्निंग अथॉरिटी है, जो भी यहाँ की गवर्निंग अथॉरिटी जो हर चीज़ को की देखरेख करती है, तो उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ द रूलिंग पावर या हुकूमत करने वाली जो कुव्वत होती है, ताकत होती है इन द पॉलिटिकल सोसाइटी। किसी भी सियासी जो समाज होता है, वहाँ पर जो वो तबका जो हुकूमत के ऊपर बरसरी इक़्तिदार होता है, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। एंड द अपैरेटस, ये एक तरह का औजार है। अपैरेटस का मतलब होता है औजार, ये एक तरह का टूल है थ्रू विच ए गवर्निंग बॉडी फंक्शंस एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी, जिसके जरिए से कोई भी गवर्नमेंट करने वाली कुव्वत जो है वो अपने ताकत को जो है उसका मुजाहिरा करती है, यानी अपना ताकत इस्तेमाल करके मुल्क को चलाती है। समझ रहे हैं? और ये सारा काम वो खास तरीके से करता है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन पहले क्लियर करेंगे, दूसरी डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और मशीनरी, ये एक तरह से मशीनरी, ऊपर हमने कहा ये एक अपैरेटस है, एक औजार है, एक तरह की मशीनरी है। यानी आप मान लीजिए जिस तरह से हमारे घर में बहुत सारी मशीनरीज होती है बहुत सारा काम करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई चीज ब्लेंड करना हो तो ब्लेंड मशीनरी उसके लिए लगती है। समझ रहे हैं? इसी तरह चॉप करने के लिए हमें चॉपर और बोर्ड लगता है। समझ रहे हैं? तो अगर ये चीजें हमारे पास ना हो तो ये काम हम प्रॉपरली नहीं कर सकते। इसी तरह जो है मुल्क को चलाना है तो चलाने के लिए एक अपैरेटस की जरूरत होती है, हमें एक मशीनरी की जरूरत होती है। तो वो मशीनरी गवर्नमेंट होती है मुल्क चलाने के लिए। प्रेजेंट इन ईच कंट्री, हर मुल्क में होता है, इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस, ताकि फैसले लिए जाएं फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ द कंट्री। किसके लिए फैसले लिए जाएं? ताकि मुल्क को सही ढंग से सही तरह से चलाया जा सके। क्लियर? एक और डेफिनेशन हम कोशिश करेंगे इसको समझने की एक और तरह से। गवर्नमेंट इज बेसिक, हमने बार बार इसमें दो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी या दो तरह से जो समझने की कोशिश की, एक में हमने पढ़ा कि ये अपैरेटस है, दूसरे में हमने पढ़ा ये मशीनरी है। तो अब अगर ये मशीनरी है तो काम क्या करती है, इसका बुनियादी काम क्या है? जैसे हमने कहा कि चॉपिंग बोर्ड पर हम चॉप करते हैं सब्जी को, तो यहां ये इससे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट से क्या किया जाता है? तो इसका बेसिक फंक्शन जो है उसकी क्या है? द बेसिक फंक्शन आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप। सबसे पहला, मुल्क को एक ऐसा लीडर चाहिए जिसके पीछे मुल्क जो वो बात करे तो मुल्क उसकी अगुवाई में चले, वो आगे लीड करे लोगों को। तो उसके लिए लीडरशिप की जरूरत होती है। नंबर 2, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, मुल्क में अमन अमा कायम रखना है, उसके लिए कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तब जाके ये होता है। तो उसको हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे चाहिए हमें। प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, इसी तरह आप स्कूल जाती हो तो ये स्कूल होना चाहिए, हमारे पास हॉस्पिटल हमें जरूरत है, अस्पतालों की, रोडों की जरूरत है। तो दीज आर कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। तो ये पब्लिक सर्विसेज कौन देगा हमें? अगर मुल्क में गवर्नमेंट होगी, अथॉरिटी होगी। प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसी तरह काम देती है। मिसाल के तौर पर मैं मुलाजमत करता हूं, तो ये किसने मुझे दी है? गवर्नमेंट ना होती तो मैं भी मुलाजिम नहीं होता, मेरे पास ये सर्विस करने का जरिया नहीं होता। समझ रहे हैं? कोई और काम करना पड़ता। एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस, अब जिनके पास ये तरीका नहीं है, कोई जो उनका कमाने का जरिया नहीं है, तो उनको असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है कि जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, और इसी तरह जो कमजोर तबके वाले लोग हैं उनके लिए स्कॉलरशिप बच्चों के लिए मिलती है, और इसी तरह बहुत सारी चीजें जहां पर हम इकोनॉमिक असिस्टेंस करते हैं, लोगों की इक्तिसादी मदद की जाती है। तो ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये बुनियादी तौर पर इस तरह से हमने गवर्नमेंट को समझ लिया। क्लियर? नाउ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट जो है ये किस किस लेवल की होती है? तो द गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। ये इसकी एक ही लेवल नहीं होती है, बल्कि यहां खासकर जब हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, 3 लेवल्स है। पहला है नेशनल लेवल, जिसको हम
सेंट्रल लेवल भी कह सकते हैं, देन स्टेट लेवल या यूटी लेवल आप यहाँ आज के इसमें आप समझ सकते हैं, एंड लोकल लेवल। और फिर जो हमारी जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर होती है, गांव की सतह पर जो गवर्नमेंट होती है, उसको हम लोकल लेवल कहते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है और किस तरह से होती है। इट रेफर्स टू द एरिया ऑफ द गवर्नमेंट विच इज कंसर्न्ड विथ नेशनल इश्यूज। ये हम उस गवर्नमेंट की बात करते हैं जो पूरे मुल्क का इंतजाम और इंसराम चलाती है, उस गवर्नमेंट की हम बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े काम होते हैं वो इसके अंडर आते हैं। मसलन टैक्सेशन का काम इसमें आता है, सच है टैक्सेशन, डिफेंस, मुल्क के दिफा का सिस्टम, कि दूसरा मुल्क हमारे मुल्क को खा ना जाए, उसके लिए जो डिफेंस चलाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है या नेशनल गवर्नमेंट चलाती है। उसके बाद आती है इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी बाकी ममालिक के साथ हमारी किस तरह की जो है उनके साथ हमारे रिश्ते किस तरह से होंगे, क्या किसके साथ हमें दोस्ताना ताल्लुक रखना है, किसके साथ ऑफेंसिव रहना है, किसके साथ डिफेंसिव रहना है, समझ रहे हैं? तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। और उसके बाद आता है ट्रेड, तिजारत भी, जो इंटरनेशनल तिजारत वो होती है किसके हाथ में, वो मुल्क में सेंटर के हाथ में, या जिसको हम कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, इसका क्या काम होता है, ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पुलिस फोर्स। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट में भी चाहिए तो वहाँ पुलिस फोर्स हमारा होता है, यानी पुलिसिंग का काम जो है स्टेट खुद करती है या यूटी खुद करती है। और दूसरा एजुकेशन सिस्टम, हर एक स्टेट का अपना अपना होता है, वहाँ अपने हिसाब से, जैसे आप आगे चलकर इसमें पढ़ोगे, जो पंचायत राज हमें पढ़ना है इसके बाद लोकल गवर्नमेंट्स के तहत, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि एक और चैप्टर इसमें है, वो है J&K की पंचायत के बारे में। क्योंकि हम लोकली यहाँ पढ़ते हैं तो इस सबक में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी लोकल गवर्नमेंट किस तरह चलती है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है एक और सिस्टम इनके अंडर होता है एजुकेशन सिस्टम के अलावा, रोड लॉज। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है, जब आप लिस्ट्स की बात पढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको वहाँ मिलेंगे कि कौन सा यूनियन लिस्ट क्या होता है, फिर कंकरेंट लिस्ट होता है, फिर स्टेट लिस्ट होता है, और हर एक में आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, वो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, वो हायर लेवल की वो बात है। उसके बाद आता है तीसरा लोकल लेवल। लोकल लेवल में क्या होता है, द लोकल गवर्नमेंट्स आर नोन एज, जो लोकल लेवल में हमारी गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये रूरल एरियाज में, यानी गांव देहात में पंचायत कहलाता है। रूरल एरियाज का मतलब होता है गांव देहात, समझ रहे हैं? तो इसको पंचायत कहते हैं। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज या नगर पंचायत अर्बन एरियाज में होता है। अर्बन एरियाज कहते हैं शहरों को, अर्बन एरियाज कहते हैं शहरों को, टाउन्स को, कस्बों को, इनको हम अर्बन एरियाज कहते हैं। तो वहां पर पंचायत नहीं होती है, वहां पर होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या होती है? या उसको म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं, या उसको नगर पंचायत भी कहा जाता है। अब ये शहर कितना बड़ा है किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। ये भी आप आगे चलकर इसको पढ़ोगे। अब हमने गवर्नमेंट की पहले बात की, तो गवर्नमेंट चलती कैसे है और गवर्नमेंट कौन सा काम करती है और किस तरह से करती है। तो इसमें एक अहम नुक्ता आपको यह समझना चाहिए कि हर मुल्क को चलाने के लिए लॉज होते हैं, लेकिन ये लॉज कौन बनाती है? ये भी गवर्नमेंट ही बनाती है। तो सबसे पहले लॉज एंड गवर्नमेंट में आपको पता होना चाहिए लॉज होते क्या है। लॉज होते क्या है? लॉज आर द रूल्स। ये एक तरीकाकार होता है, ये आपको बताया जाता है कि क्या डूज एंड डोंट्स जिनको हम कहते हैं, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है। ये मुल्क में वही रिप्रेजेंटेटिव्स तय करते हैं। और जैसा हमने पिछले उस चैप्टर में पढ़ा था कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ऑफ लॉज है, उसी में ये लॉज हैं। और वो क्या लॉज उसी जमाने से चले आ रहे हैं? नहीं, उनमें अमेंडमेंट्स भी होती है। और आप आगे चलकर जो दूसरा चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है, किस तरह से हम लॉ को तब्दील कर सकते हैं या नए लॉज किस तरह से आ जाते हैं, वो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो ये लॉज जो हैं ये वो रूल्स हैं, दे आर लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट बनाती है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री, ताकि मुल्क ठीक ढंग से चले, ठीक ठाक से चले। क्लियर? और दूसरी आप इसको दूसरे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि लॉ इज अ रूल ऑफ कॉन्डक्ट, कि हमें किस तरह से चलना है। रूल ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि आपका तौर तरीका किस तरह से होना चाहिए मुल्क में। एस्टैब्लिश्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द अथॉरिटी, दोनों चीजें मुतय्यन की जाती है अथॉरिटी के जरिए से। अथॉरिटी कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। बात समझ रहे हैं? और ये वो तय करते हैं कि किस तरह से मुल्क में लोगों को चलना है
और गवर्नमेंट को भी कैसे चलना है ये भी उसमें होता है। ये नहीं कि गवर्नमेंट को जैसे मर्जी है वैसे चले, पहले तो जो कानून बनाते हैं पहले वो कानून पर चलते हैं, समझ रहे हैं। एंड लेजिस्लेशन ऑफ और कस्टम ऑफ ए गिवन कम्युनिटी, ये आप समझ लीजिए, या तो ये लेजिस्लेशन होता है, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कोई बात कायम करते हैं और उसको कानून की शक्ल देते हैं, उसको उस पर बहस करते हैं और फिर वो कानून बनता है। या किसी मुल्क में आम तौर पर लोगों में एक रिवायत पाई जाती है, उस रिवायत की सभी पासदारी करते हैं, इसको भी कानून कहते हैं, इसको भी कानून कहते हैं। ये किसी मुल्क का भी हो सकता है, इट कैन बी ऑफ ए स्टेट, इट कैन बी ऑफ ए गिवन कम्युनिटी, ये किसी छोटे मोटे तबके का भी हो सकता है, ये एक स्टेट का भी हो सकता है, ये मुल्क का भी हो सकता है। यानी दो तरह से लाज जो होते हैं आमतौर पर जिस पर लोग चलते हैं, या तो ये कस्टम होता है, रिवायत होती है लोगों की कि हमें झूठ नहीं बोलना है, तो चाहे कानून हो या ना हो, ये कस्टम है हमारा, समझ रहे हैं। अब कुछ चीजें जो है उसको लेजिस्लेट किया गया है कि आपको दाएं तरफ से रोड पर चलना है, तो ये लेजिस्लेट हुआ है। आप बाएं भी चल सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये जनरली दाएं क्यों चलेंगे, कंफ्यूजन ना हो, कोई दाएं चलेगा कोई बाएं चलेगा, तो इसको लेजिस्लेट किया गया है, ये कस्टम नहीं है, समझ रहे हैं। कुछ चीजें कस्टम भी होती है तो उनको भी रूल में दाखिल किया जाता है। इट इज बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन टू अपहोल्ड द इंटीग्रिटी ऑफ, ये मैंने अभी कहा आपको, ये सिर्फ सिटीजन या पीपल का ही काम नहीं होता है कि वो कानून पर चले, पहले गवर्नमेंट खुद कानून पर चलती है, उसके बाद वही कानून बनाते हैं और उसके बाद लोगों को कानून पर चलना होता है। अब ये जो गवर्नमेंट्स होती है, क्या ये एक ही तरह की दुनिया में गवर्नमेंट्स होती है? नहीं। ब्रॉडर टर्म्स में अगर हम गवर्नमेंट्स को देखेंगे तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टर्म्स में, वही यहां लिखा है, गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक एक अथॉरिटेरियन, एक डेमोक्रेटिक एक अथॉरिटेरियन। अब पहले डेमोक्रेटिक को देखेंगे क्योंकि ज्यादातर दुनिया में यही है, देयर इज राइट टू चूज द गवर्नमेंट। सबसे बुनियादी बात अगर आपको बताएगा कोई कि डेमोक्रेसी और बाकी गवर्नमेंट्स में फर्क क्या है, डेमोक्रेसी और बाकी सारी गवर्नमेंट जितनी है उनमें और इसमें बुनियादी फर्क यह है कि डेमोक्रेसी में राइट टू चूज होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को खुद बनाते हैं। अब उल्टा क्या होगा कि वहां आप गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ इतना मतलब नहीं है। जहां अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है, देयर इज एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। वहां पर आपको इतना ही नहीं समझना है कि आप इसको डेमोक्रेसी के उलट समझे, बल्कि आप ये बात समझे कि वहां आपको सिर्फ फर्माबरदारी करनी है, जो ऊपर अथॉरिटी है उसकी बात ही माननी है, उसका ही कानून है, वही सब कुछ है, इसको अथॉरिटेरियन कहते हैं। अब कितनी अच्छी बात है डेमोक्रेसी बहुत अच्छी, क्योंकि अगर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट कभी कहीं पर भी मुसल्लत हो जाती है तो फिर तो वहां लोगों की, तो एक तो हम ये कह सकते थे कि देयर इज नो राइट टू चूज, वो तो है ही, लेकिन असल बात इतनी ही नहीं है। असल बात यह है कि वहां पर आपकी बात, एक तो यह है कि आपकी बात नहीं मानी, आपको सिर्फ मानना ही मानना है दूसरे का जो आपके ऊपर हाकिम है। तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा है कि देयर इज नो राइट टू चूज, मैंने ये नहीं लिखा है, बल्कि मैंने ये लिखा है देयर इज एब्सोल्यूट ओबीडियंस, आपको सिर्फ और सिर्फ आंखें बंद करके मान लेना है, ओबीडियंस करनी है, समझ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं अथॉरिटेरियन। और टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन कौन सी है, आमतौर पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी इसमें आती है, और दूसरा रिपब्लिक सिस्टम जो होता है दुनिया में। हमारी इंडिया भी एक तरह की रिपब्लिक है, तो इसमें हम प्रेसिडेंट को, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं वो फिर प्रेसिडेंट को चुनते हैं, और टाइटुलर हेड जो हमारे मुल्क का है, दैट इज व्हाई वी से इंडिया इज ए सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, समझ रहे हैं। तो रिपब्लिक भी एक रिपब्लिक एक डेमोक्रेसी का एक तरीका है। और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जितनी भी दुनिया में है, टाइप्स ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बहुत सारी आपको नजर आएंगी। मोनार्की है, एनार्की है, डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी है, ओलिगार्की है, टोटलिटेरियन है। मैंने ये बातें इसलिए लिखी यहाँ ताकि आपको पता चले कि मोनार्की के अलावा भी बहुत कुछ है। मोनार्की यहाँ आपके सिलेबस में डिस्कस करनी है, लेकिन बाकी भी है, एनार्की भी है, डिक्टेटरशिप है, थियोक्रेसी है, ओलिगार्की है, इसी तरह टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। तो अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो क्या होती है। एक तो हमने ये कहा कि वहां पर राइट टू चूज होता है, लेकिन क्या इतना ही होता है? पहले हम देखेंगे टर्म क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ, डेमोस एंड क्रेटोस।
डेमोस एंड क्रोटोस। डेमोस का क्रोटोस का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, यानी जहां लोग खुद अपनी हुकूमत खुद करें। ठीक, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। आगे चलकर आगे वाली क्लासों में आप इसको पढ़ेंगे। नंबर 2, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी हम डेमोक्रेसी को ही डिफाइन कर रहे हैं। ये वो सिस्टम गवर्नमेंट का है इन विच द पीपल, दैट इज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वह अपने नुमाइंदों को खुद चुनते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव अब वो लीडर्स भी बनते हैं हमारे, उनको हम तय करते हैं, ये हमारे लीडर हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एक खास तरीका इसके लिए होता है इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, टू रूल, यानी ताकि वो हमारे ऊपर रूल करे, वो हुकूमत करे, इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्लियर? अब यहां पर हमने ये टर्म पढ़ी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये डेमोक्रेसी का मेन है, ये क्रक्स है इसका, यानी ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, हमें ये समझना चाहिए क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। द रूल दैट अलाउज, ये वो कानून है जो हमें हक देता है, ऑल अडल्ट्स, सारे के सारे जितने भी अडल्ट्स होते हैं। अडल्ट्स किनको हम कहते हैं? जो बालिग हो, और बालिग का भी कानून बोलता है बालिग कौन होता है। यहां हमारे 18+ जितने भी लोग होते हैं उनको बालिग कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री टू वोट, ये मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, इसीलिए मैं यहां पर कोई एज बार नहीं लगाया, क्योंकि हम अडल्ट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में कहीं पर 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी वोट दिया जाता है, कहीं पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में दाखिल किया जाता है। समझ रहे हैं बात? तो ये हर मुल्क में बदलता है, लेकिन जहां भी डेमोक्रेसी है वहां ये होता है यूनिवर्सल अडल्ट, अपने हिसाब से उनके। टू वोट एंड टेक पार्ट इन द इलेक्शन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, जेंडर, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। हर तरह के लोग जो भी बालिग हो कानूनी तौर पर, और कानून क्या बोलता है, किनको बालिग बोलता है वाला, और हमारे इंडिया में 18+ को बालिग बोला जाता है। तो फिर एक इलेक्शन कार्ड बनता है, और वही इलेक्शन कार्ड लेके वो वोटिंग में, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। क्लियर? ओके। द इलेक्टेड गवर्नमेंट, अब यहां डेमोक्रेसी की बात फिर है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेसी is answerable to its people for its decisions। यहां तक तो हमने लोगों की बात की, लेकिन यहां अब गवर्नमेंट की बात है कि जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, वहां पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है वो जवाबदेह होती है लोगों के सामने, उसको जवाब देना पड़ता है। जो भी वो काम करती है उसके बारे में लोग उसको पूछते हैं, पूछेंगे भी नहीं, लेकिन 5 साल के बाद उनको आना है और हमारे वोट फिर से लेने हैं। उन्होंने काम सही नहीं किया होगा, हम उनको टोकते हैं, हम कहते हैं नहीं, हाँ अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम दूसरी जमात को लाएंगे सामने, या दूसरे लीडर को लाएंगे। बात समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब है वो आंसरेबल हैं, उनसे पूछा जाता है। और अब ये हो गई डेमोक्रेसी। अब मोनार्की को देखेंगे, उनमें से एक, ये मोनार्की क्या है? इज अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच सुप्रीम अथॉरिटी, जो आला इकदार होता है वो किसके पास होता है, या मुक्तदर हल्का जो इसमें होता है, इज वेस्टेड इन द मोनार्क, वो मुल्क का वो मजबूत हुक्मरान होता है जिसके पास सारी ताकत होती है, मोनार्क होता है, इसको किंग भी कहते हैं। समझ रहे हैं? एन इंडिविजुअल रूलर, ये एक शख्स होता है, इंडिविजुअल रूलर होता है, हु फंक्शंस एज हेड ऑफ स्टेट। यही सारे मुल्क का मुतलकुल अनान बादशाह होता है। इसको उर्दू में एक खास टर्म इस्तेमाल की जाती है, इसको मुतलकुल अनान कहते हैं, या मुतलकुल अनानियत कहते हैं इसको। मुतलकुल अनान का मतलब है यानी हर चीज उसके नीचे। क्लियर? अंडर दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पीपल जनरली डू नॉट हैव एनी से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री। आमतौर पर मोनार्की में किसी तरह का कोई अमल दखल गवर्नमेंट के कामों में लोगों का नहीं होता है, जो भी करना होता है मोनार्क खुद करता है। बात समझ आई? और अब हम देखेंगे कि जो इसमें ये लेसन तो कंप्लीट हो गया है कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो अब इस लेसन में एक खास चीज इसने आखिर में डाली है कि लुक एट द मैप्स ऑफ पेज 29 एंड 30, पेज 29 एंड 30। तो आप पीछे जाके इसमें देख सकते हैं, दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। और इसमें दिखाया गया है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप्स एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज। तो इसमें हमें ये इंफॉर्मेशन निकालनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन? नेम्स ऑफ नेबर्स ऑफ इंडिया, पहला ये इंफॉर्मेशन। तो जब हम इसको देखते हैं अच्छी तरह से, तो इसमें से हमें निकलता है कि 9 नेबर्स इंडिया के हैं।
द 9 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, हम इसको आप देखेंगे अल्फाबेटिकली, उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये इंडिया के नेबर्स हैं। कितने हैं टोटल? 9 नेबरिंग कंट्रीज है। क्लियर? उसके बाद आता है दूसरा जो हमें इसमें से निकालना है, नेम्स ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नेबर्स। आप जिस यूनियन टेरिटरी में हम रहते हैं तो उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ आवर यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने इसमें देखा, और इसके जो नेबर्स हैं उनका क्या नाम है? उनमें नेबर का नाम है लद्दाख, ये भी यूटी है, हालांकि हुआ करती थी हमारा हिस्सा जब स्टेट थी ये, तो अब नहीं है, अब वो यूटी अलग है, तो हमारी अब नेबरिंग वो हो गई, नेबरिंग यूटी हो गई। हिमाचल प्रदेश आता है, पंजाब एंड पाकिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान, पाकिस्तान एक कंट्री हमारा हमसाया है, समझ रहे हैं, हमारी इस स्टेट की, आर द नेबर्स ऑफ J&K। जो ऊपर वाली तीन है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ये इंडिया की स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, और पाकिस्तान जो इसमें आता है वो है एक मुल्क, ये भी हमारा हमसाया है इस मैप के हिसाब से। नेम्स ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट्स नेबर्स, तीसरा पॉइंट। अब हमें नेम पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का बताना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, आप ये बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है हमें? अनंतनाग, वेरी गुड। द नेम ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इज अनंतनाग, वो हमने लिखा है। अब अनंतनाग के नेबर्स कौन कौन से? नेबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग हैं, ये आप पहली दफा सुनोगे, कुलगाम है, पुलवामा है, गांदरबल है, कारगिल है, और किश्तवाड़ और डोडा है। मुख्तलिफ जगहों से ये हमारे साथ टच करते हैं। क्लियर? तो ये इतने, यानी एक आता है कुलगाम, एक आता है पुलवामा, एक आता है गांदरबल, एक आता है कारगिल, एक आता है किश्तवाड़ और एक आता है डोडा, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के इर्द गिर्द है। उसके बाद रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, और खुशकिस्मती से हम बिल्कुल इसी रोड पर हम बसते हैं, जो रोड हमें नेशनल कैपिटल जिसको हम दिल्ली कहते हैं उसके साथ मिलाता है, और वो कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 इसको कहते हैं, नेशनल हाईवे 44, NH 44। वहाँ वो जो वो संगी मील लगाए हुए होते हैं, कशिर पर मील पच वन, तो वो उस पर लिखा होता है NH 44, फिर नीचे बाकी डिटेल्स लिखे। इज अ मेजर नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हुई नेशनल हाईवे इन इंडिया, विच कनेक्ट्स आवर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग टू द नेशनल कैपिटल। बात समझ रहे हैं? तो इससे हम दिल्ली जा सकते हैं इसी रोड से। खासकर मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद आती है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज यहां पर लिखी हुई है आपकी। लुक एट द स्टेटमेंट्स इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट, कैन यू आइडेंटिफाई विच लेवल दे बिलोंग टू। अब यहां पर दिया हुआ है लोकल, स्टेट, सेंट्रल, लेकिन जो आपके नोट्स में आपको दिखेगा कि मैंने सीधे जो अगर इसमें आया है लोकल तो मैंने लोकल और उसको टिक करके बताया है। प्लीज टिक मार्क अगेंस्ट द लेवल लोकल, स्टेट, सेंट्रल यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो आपको लगता है कि इसमें अप्रोप्रिएट है। अब ए वाला जो है, द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशंस विद रशिया। तो अभी मैंने कहा कि जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, तो ये सेंट्रल आएगा। क्या आएगा? तो सेंट्रल को हम टिक करेंगे, वही यहां पर नोट में आपको दिखेगा। नंबर बी, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन वेदर टू हैव बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 8 फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। और हमने अभी देखा एजुकेशन जो आती है वो स्टेट की अपनी होती है, तो स्टेट को ठीक आएगा। क्लियर? अब तीसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ 2 न्यू ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी। कन्याकुमारी और डिब्रूगढ़, कन्याकुमारी तो तमिलनाडु में है और डिब्रूगढ़ असम में है। वो एक स्टेट या दूसरी स्टेट, तो तय कौन करेगा? ये सेंटर करेगा। और रेलवे आती भी है किसके अंडर? सेंटर के अंदर, तो सेंट्रल बनेगा। बात समझ आई? उसके बाद द डिसीजन टू लोकेट ए कॉमन वेल इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज। गांव में हमें एक खास जगह पर जो है एक वेल खोदना है, तो अब इसके लिए क्या हम सेंट्रल गवर्नमेंट को लाएंगे? प्रेसिडेंट साहब को लाएंगे? तो कौन करेगा? ये गांव वाले करेंगे, तो लोकल गवर्नमेंट करेगी, तो लोकल इसको ठीक करेंगे। डिसीजन टू कॉन्टैक्ट ए बिग चिल्ड्रन पार्क इन पटना, ये भी लोकल है, पटना वाले खुद करेंगे। यहां तक कि स्टेट भी नहीं करेगी, ये जो वहां लोकल जो नगर पंचायत होगा या म्युनिसिपैलिटी होगी वो करेगा। उसके बाद एफ, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा।
अब ये हरियाणा सीधे ये स्टेट है, टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स। ये कौन डिसीजन करेगा? ये तो लोकल नहीं करेंगे। अगर लोकलों तक रखेंगे तो वो कहेंगे कि सब गांवों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए। तो ये स्टेट करती है। कौन करती है? तो यहाँ स्टेट आएगा। इंट्रोडक्शन आप है न्यू, हाँ 1000 रुपये नोट, 1000 रुपए का नोट छापना है। कौन छापेगा? स्टेट छापेगी? तो कौन छापेगा? क्या लोकल छापेंगे? लोग लोकल भी छापते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड गवर्नमेंट? गवर्नमेंट से आपका क्या मतलब है? अभी गवर्नमेंट की हमने बहुत डेफिनेशन ऊपर बताई। लिस्ट 5 ways in which you think the government affect your daily life। फिर आपको 5 चीजें बतानी है कि किस तरह से हमारी जिंदगी में गवर्नमेंट का अमल दखल किस तरह होता है। और हमने थ्रेड एंड बेयर इसका डिस्कशन किया और आप ये खुद आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे। गवर्नमेंट इज द सिस्टम और मशीनरी प्रेजेंट इन ईच कंट्री इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस फॉर द प्रॉपर रनिंग ऑफ द कंट्री। मुझे लग रहा है कि इसको मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यानी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है या ऐसी मशीनरी है जिसके जरिए से मुल्क को चलाया जाता है। यहाँ के जो भी हम मामलात होते हैं उन पर बहस करते हैं, फिर उन पर एक अपना एक राय बनाते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से डिसीजन लेते हैं, फैसले करते हैं, और ताकि मुल्क ठीक तरह से चले। क्लियर? द गवर्नमेंट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। बहुत सारे हैं, तो दो चार हम यहां बताएंगे। इट टेक्स एक्शंस ऑन सोशल इश्यूज, जो समाजी मसाइल होते हैं उन पर ही एक्शन लेता है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की बाउंड्रीज को डिफा गवर्नमेंट ही करती है। इट एंश्योर्स द सप्लाई ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर टू इट्स पीपल। लोगों को खाना मिलता है, पीने का पानी मिलता है, तो ये भी गवर्नमेंट ही करती है। इट हेल्प्स इन रनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्विस। हर तरह का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ही चलाती है और इसी के जरिए से मुमकिन है। इट बिल्ड्स रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, जिनको हम बेसिक एम्यूनिटीज कहते हैं, ये सारी की सारी कौन करता है? गवर्नमेंट ही करता है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज? आप ये क्यों समझते हैं कि गवर्नमेंट को मजबूरी है, जरूरत है इस बात की कि सबके लिए वो कानून बनाए? तो क्यों जरूरी है? द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉज बिकॉज लॉज हेल्प द गवर्नमेंट टू एडमिनिस्टर द कंट्री एफिशिएंटली। क्योंकि कानून के बगैर तो गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं है। अगर आपको सही ढंग से मुल्क चलाना है तो इसके लिए कानून चाहिए, तो गवर्नमेंट को कानून बनाने की जरूरत है। टू मेंटेन पीस, और इसी तरह मुल्क में अमन रखना है तो वो तो कानून के बगैर मुमकिन ही नहीं। एंड टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और हर एक को बराबरी देनी है, हर एक को इंसाफ देना है, ये भी कानून के जरिए ही मुमकिन है। टू ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ये कब मुमकिन है? जब गवर्नमेंट होगी, तो जब कानून होगा, और जब दोनों चीजें होगी तब ये सभी होगा। समझ रहे हैं? तो इस वजह से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को कानून बनाने की जरूरत है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। 3 फीचर्स आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बताने हैं। द टू बताने हैं, टू नॉट 3। द 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर, 2 बुनियादी, बहुत सारे हैं, बुनियादी 2 बताने हैं। नंबर 1, पीपल हैव द राइट टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन, जिसको हमने वहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। और मैंने कहा ये क्रक्स है गवर्नमेंट का, कि हर शख्स को ये हक होता है, जो बालिग होता है, कि वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चूज करे, अपनी गवर्नमेंट को। दूसरा, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू इट्स पीपल। अब जो गवर्नमेंट हमने बनाई वो भी अब लोगों के सामने जवाबदेह है। ये बहुत ही बुनियादी चीजें हैं किसकी? डेमोक्रेसी की। जहां ये दोनों बातें हैंड इन हैंड नहीं जा रही है तो आप समझ लीजिए डेमोक्रेसी में फॉल्ट है। क्लियर? ओके। नंबर 4, व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट, व्हाट डिड इट अकम्प्लिश? हालांकि ये हमें इसमें डिस्कस करना था, मैंने कहा कि ये बोर आप वहां हो जाओगी, तो यहां पर हम इसमें कहेंगे कि ये जो सफरेज मूवमेंट्स हैं ये असल में विमेन ने चलाई थी अपने राइट्स के लिए। और सफरेज जो हमने वहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, उसको यूनिवर्सल सफरेज भी कहते हैं, यानी वोट देने का हक। लेकिन अब सफरेज को हम अलग कैसे करते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सफरेज जब यूरोप में डेमोक्रेसी आई थी तो वहां उन्होंने औरतों को हक नहीं दिया, तो उन्होंने फिर ये मूवमेंट चलाई जिनको हम सफरेजिस्ट्स कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सफरेज मूवमेंट आई। बात समझ आई? तो लेट अस सी नाउ। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, ये इसका भी मतलब है वोट का हक। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तो पहले ही कहता है कि सबको चाहिए, लेकिन अब किसी खास को नहीं मिला, वो उसके लिए लड़ रहा है, तो उसने सफरेज मूवमेंट चला, यानी मुझे भी दो। समझ रहे हैं? बाकी को अगर दे रहे हो तो मुझे भी दो। विमेन, मिसाल के तौर पर अगर इंडिया में या किसी मुल्क में जहां 18 साल से कम लोगों को नहीं है, तो हो सकता है कल को बच्चे कहेंगे कि यार हम तो 16 साल में ही बालिग हो जाते हैं, हमें क्यों नहीं देता है? तो इसमें अमेंडमेंट हो सकती है। समझ रहे हैं? और हम ये तय कर सकते हैं कि नहीं, अब चूंकि लेवल ऑफ एजुकेशन इतनी हाई हो गई है तो हमें थोड़ा सा नीचे और करना है, तो ये हो सकता है।
ये सारी बातें हो जाती है। और अगर उसके लिए मूवमेंट चलेगी तो उसको भी सफरेज कहेंगे। बात समझ आई? सो विमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए। यूरोप में भी और अमेरिका में भी जब वहां डेमोक्रेसीज आ गई, उसके बावजूद भी गरीब लोगों को और औरतों को वोट डालने का हक ही नहीं था, या कुछ खास तबकों को वहां वोट डालने का हक नहीं था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट गॉट स्ट्रेंथेंड, और पहली आलमगीर जंग में तो यह बात ज्यादा आम हो गई और इसमें काफी मजबूती आ गई इस दावे में कि हमें भी हक चाहिए। एंड बिकेम नोन एज अ सफरेज मूवमेंट, और इसका नाम पड़ा सफरेज मूवमेंट। इट गेव राइट टू वोट टू अमेरिकन विमेन इन 1920। इस सफरेज मूवमेंट के जरिए से 1920 में अमेरिका की औरतों को वोट देने का हक मिला, इसी मूवमेंट चलाने की मदद से। एंड विमेन इन यूके गॉट द राइट टू वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मेन इन 1928। और उसके 8 साल बाद, अमेरिका यूएसए के 8 साल के बाद जो है, जो यूके की, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, उसकी औरतों को 1928 में फिर यह हक मिला वोट डालने का। आज वही हमें समझाते हैं कि डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, हालांकि खुद उन्होंने पहले औरतों को हक नहीं दिया था। उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। क्योंकि गांधी जी जिसने मुल्क की स्ट्रगल को लीड किया था, तो वो स्ट्रांग बिलीवर था कि जब भी मुल्क आजाद हो जाएगा तो सबको वोट का हक होना चाहिए, सबको वोट का। However, a few people don't share his views, लेकिन कुछ लोग थे कि जो उसके इस ख्याल से मुतफिक नहीं थे। They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to vote। उसी तरह जिस तरह से अमेरिका में हुआ था, तो उन्होंने सफरेज मूवमेंट चलाई थी। यहां पर भी कुछ लोग कहते थे कि यार गरीबों को, इनको तो पता ही नहीं है, इन्होंने एजुकेशन तो हासिल ही नहीं की, इनको क्या पता है कि वोट क्या होता है, इनको नहीं देना चाहिए, इनको should not be given the right to vote। What do you think? अब आप क्या सोचते हो? Do you think this would be a form of discrimination? क्या आप समझते हैं कि ये discrimination होगी? Give 5 pointers to support your view and share these with the class। अब आपको 5 व्यूज देने हैं, आपको 5 बातें बतानी है। अगर आप समझ रहे हो कि ये इस तरह की जो बात है, ये एक तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। हमने डिस्क्रिमिनेशन पीछे पढ़ा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन यहां आ गई। सो अब इसका आंसर क्या है? आई थिंक वी हैव नो राइट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। सबसे पहली बात यह है कि हमें किसी को भी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन पीछे हमने चैप्टर में यही पढ़ा है, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कोई गरीब है या कोई इलिटरेट है, कोई अमीर है, उसकी बुनियाद पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? किसी के साथ कोई भी ज्यादती जबरदस्ती नहीं की जा सकती। एन इलिटरेट और ए पुअर इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि चाहे कोई इलिटरेट हो चाहे पुअर हो, है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसको सारे के सारे हुकूक मिलने चाहिए जो आपको और मुझको मालूम हासिल है। समझ रहे हैं? सो नोबडी शुड बी डिबार्ड फ्रॉम राइट टू वोट ऑन व्हाटसोएवर ग्राउंड्स। लिहाजा किसी से भी हमें वोट छीनने का हक नहीं है, चाहे वो उसके लिए आप क्या वजूहात बयान कर रहे हैं, कोई वजह नहीं होनी चाहिए इसके लिए। क्लियर? यस, इट वुड बी ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लिहाजा हम इस बात पर पहुंचे कि ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होगी, किसी के साथ ज्यादती होगी। लिहाजा 5 पॉइंटर्स टू सपोर्ट माय व्यूज आर, मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं, 5 पॉइंटर्स मेरे ये है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ राइट टू इक्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में एक खास आइडिया आता है कि राइट टू इक्वालिटी, सभी लोग बराबर हैं। तो जब हम ये बात करेंगे तो कहां सभी लोग बराबर हो गए? तो डेमोक्रेसी का तो सत्यानाश हो गया। क्लियर? दूसरी बात, इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। डेमोक्रेसी का मगज, कर्नल, गूंज यथस्मानन वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट दो जो भी बालिग है, ये उसके भी खिलाफ है। तो फिर तो डेमोक्रेसी बची ही नहीं। हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, पीपल आर नॉट इलिटरेट और पुअर बाय देयर चॉइस। अब कोई खुद अपनी चॉइस से नहीं होता, उसको हम जिम्मेदार ठहराते कि तू खुद पुअर है, खुद इलिटरेट है, उसके सर्कमस्टेंसेस उसको बनाते हैं। तो ये सर्कमस्टेंसेस दूर करना गवर्नमेंट का काम है, डेमोक्रेसी का काम है, लोगों का काम है, तो उसका क्या कसूर है? बात समझ आई? उसके बाद नंबर 4 पॉइंट, द कंट्री बिलोंग्स टू एवरीवन। एक अहम नुक्ता, मुल्क हर एक का है। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने 10 जमातें नहीं पढ़ी है, मुल्क आपका नहीं है, तो ये तो अजीब बात हो गई। उसके बाद 5वां पॉइंट, पीपल हु फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस। अब जिन्होंने हमें ये मुल्क लाके दे दिया, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, ऑफ आवर कंट्री वेयर मोस्टली पुअर एंड इलिटरेट। वो तो या तो गरीब थे या यही इलिटरेट बेचारे थे। उस जमाने में पढ़े लिखे बहुत कम लोग थे,
तो इस वजह से भी ये गलत बात है। बात समझ आई? अच्छे है ना पॉइंट्स? थैंक्स अ लॉट। समझ आया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? ओके।